So hey guys, welcome back to our YouTube channel. So finally we are back with our पदार्थ विज्ञान सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 तक अपनी चीज़ें कवर कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि चैप्टर 7 में क्या क्या चीज़ें हैं। तो चैप्टर 7 है मनोनिरूपण, जिसमें हम लोग मन के बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर 7 मन निरूपण, देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो NCSM ने अपने सिलेबस में दी हैं जो हम लोगों को पढ़ना है। लक्षण, पर्याय, उसके क्वालिटीज़, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, फंक्शन क्या होता है, डुअल नेचर क्या होता है, इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो मन को शुरू करने से पहले पहले एक अपनी भाषा में देख लेते हैं कि मन क्या होता है। मन इज सिंपली किसी काम को करने का या ना करने का जो मतलब होता है, जो चीज़ कह रही होती है कि करो ना करो, वो मन ही होता है। मन किसी चीज़ में नहीं लगता है तो हम लोग को मज़ा नहीं आता है वो काम करने में, ठीक है। और अगर किसी चीज़ में मन नहीं लगाते ना, तो वो चीज़ हम लोगों को आती भी नहीं है। जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं बिना मन के, तो हम लोग चाहे जितनी देर जितने घंटे पढ़ाई कर लें, वो चीज़ नहीं आएगी। उससे हम लोग बस कॉपी खोल के, अपना नोटबुक खोल के रट्टा मारते रहेंगे, नहीं आएगा जब तक उसमें मन नहीं लगाएंगे। तो सिंपल मन चीज़ों को करने या ना करने की जो प्रेरणा होती है या वो प्रदान करता है और करवाता है वो चीज़ें, ठीक है। तो वही पहला पॉइंट है कि मन जीवन का समस्त शुभ शुभ कार्य इसी की प्रेरणा एवं संचालन से होता है। मन स्वयं तो अचेतन होता है, मतलब मन में कोई भी चेतना नहीं होती है, परंतु क्रियावान होता है, ठीक है। इसका चेत्ययिता आत्मा होता है, परंतु इतना अधिक चंचल होता है, ठीक है। ये बहुत चंचल होता है। एक वक्त पे यहाँ पे हो, एक वक्त पे किसी के ख्यालों में खो जाओगे, एक वक्त पे ये सोचोगे कि यार रात में क्या खाना बनाए, एक वक्त पे इंडिया में होगे, एक वक्त पे फॉरेन में होगे, ठीक है। फिर मन की व्युत्पत्ति, मन ज्ञाने बोधने वा, धातु से सर्व धातु भे असुन द्वारा असुन प्रत्यय कर कर मनस या मन शब्द बनता है, ठीक है। प्रत्यय और धातु, ये जो चीज़ें होती हैं ना, प्रत्यय धातु के अंत में लगता है, जिससे उसका परिवर्तन हो जाता है। धातु होता है कि क्रिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें संस्कृत में प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें ये चैप्टर्स आप देख सकते हैं। प्रत्यय एक चैप्टर है और धातु एक चैप्टर है। वो जाके आप देख सकते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी कि प्रत्यय धातु क्या होता है और यहाँ पे क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो उसी के आगे देखते हैं, अर्थात ज्ञान या बोधन क्रिया के लिए जो प्रयुक्त होने वाला मन धातु से मनस या मन शब्द व्युत्पन्न होता है, ठीक है। तो अब निरुक्ति की बात करते हैं। तो मन्यते ज्ञायते बुद्धियते अनेन इति मना, ये इसकी निरुक्ति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ तो आपको याद ही करना होगा, क्योंकि संस्कृत में भी जब आप पढ़ते हैं तो निरुक्तो और पराय पदानी जो चैप्टर होता है उसमें मन की भी निरुक्ति आती है। तो जहाँ पे भी चीज़ों की निरुक्ति दिखे ना, वो सबसे पहले याद कर लीजिए, क्योंकि वो जो चैप्टर है उसमें सारी आयुर्वेद की चीज़ों की निरुक्ति दे रखी हो, वहाँ पे एक साथ याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे करके याद करते रहिए, ताकि वहाँ पे दिक्कत ना आए और यहाँ पे भी दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इसका मतलब है जिसके द्वारा जाना जाता है, ज्ञान प्राप्त किया जाता है या बोध होता है, उसे मन कहते हैं। मन का शाब्दिक अर्थ ज्ञान कराने वाला साधन है, ठीक है। मन के ही मदद से हम लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे हो पाता है। तो जैसे आपके पास में रखी हुई एक घड़ी है जो कि चल रही है, टिक 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 कर रही है, जब तक आप उस पर ध्यान ना लगाएं तब तक आपको उस घड़ी की टिक टिक जो आवाज़ होती है वो सुनाई नहीं देगी। जब आप उसमें मन लगाते हैं, उसमें ध्यान लगाते हैं, ध्यान भी एक मन का विषय होता है। ध्यान लगाते हैं, मन लगाते हैं, तब आपको सुनाई देता है कि हाँ, इससे तो आवाज़ भी आ रही है। तो जो सुनने वाला ज्ञान होता है, जो ज्ञान होता है कि हाँ इसमें टिक टिक हो रही है, वो मन के लगाने पर ही होता है। पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन ना लगाएं तो पढ़ाई भी नहीं होगी, आपको चीज़ें नहीं आएंगी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है कि ज्ञान कराने वाला साधन मन होता है। फिर आते हैं पर्यायवाची शब्द। तो चित्तु चेते हृदयम स्वांत रित मानसा मना, ये अमर कोश ने दिया है। तो चित्त, चेत, हृदय, स्वांत, रित, मानस और मन, ये पर्यायवाचक शब्द हैं। मन के अन्य नाम सत्व है, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं, मीन्स इसके सिनोनिम्स हैं। इसको इन इन नामों से भी जाना जाता है।
5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन। इस प्रकार कुल 11 इंद्रियां होती हैं, जिसको हम लोग एकादश इंद्रिय कहते हैं, जिसमें मन जो होता है वो उभयात्मक इंद्रिय होता है। उभयात्मक उभयात्मक मीन्स होता है कि वो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों की सहायता कर रहा है, या फिर कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय दोनों की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो उभयात्मक का ये मन होता है, मतलब होता है। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय भी होता है, एक हो गया उभयात्मक, ठीक है, एक हो गया अतीन्द्रिय, एक हो गया सत्व संज्ञक। ठीक है, अतीन्द्रिय क्या होता है? बाह्य ज्ञान के कारण चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं उन्हें अतिक्रांत कर लेने के कारण मन अतीन्द्रिय कहा गया है। सत्व संज्ञक की बात करते हैं तो इसकी सत्व संज्ञा होने से इसे सत्व भी कहते हैं। एक ने इसे चेत कहा है, अर्थात तंत्रांतर में यह चेत एवं मन चित्त नाम से भी कहा गया। तो सिंपल सी बात है, ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ सिनोनिम्स हैं मन के, जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, मन इन इन नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मन के पर्यायवाची शब्द लिखे, उससे ज़्यादा नहीं आता। फिर उपाधि भेद से मन के अनेकत्व। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है कि मन एक ही होता है, लेकिन रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के प्रभाव से अलग अलग रूप में दिखाई पड़ता है। अब आपने त्रिगुण देखा था, त्रिगुण आपको पता है, पहले चैप्टर में बताया था मैंने। क्या होता है? सत्व, रज और तम, इनकी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। जैसे कोई इंसान रज गुण वाला है तो उसके अंदर वर्क करने की जो मोटिवेशन होगी वो ज़्यादा होगी। उसे चाहिए होगा कि हाँ, मैं अपने काम को प्रायोरिटी दूँ, मैं अपनी चीज़ें जल्दी जल्दी करूँ। ठीक है, तब वो लोग होते हैं जो कि थोड़ा सा आराम करते हैं, थोड़े से आलसी लोग होते हैं। ठीक है, और सत्व जो होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि बीच वाले होते हैं, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। इनको चीज़ें पता होती हैं कि क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए, किन चीज़ों को, किन चीज़ों को नहीं देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा राजसिक नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा तामसिक नहीं होते हैं, मतलब ये अच्छा वाला होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ की अति बहुत ज़्यादा खराब होती है, तो ये बीच वाली चीज़ होती है जो कि बेस्ट है, सत्व। ठीक है, तो अब वही बताया जा रहा है इस पॉइंट में कि मन एक ही होता है, लेकिन इन तीनों के प्रभाव से अलग अलग रूप में दिखाई देता है। जैसे कि कोई इंसान है तमोगुण वाला, तो उसका मन कहता है कि आराम करो। वही कभी कभी वो उसमें जब रजोगुण बढ़ जाता है तब उसका मन कहता है कि यार काम करो। तो वही चीज़ें होती हैं, इन प्रभाव से अलग अलग रूप में दिखाई देता है। ऐसे हम लोग कहेंगे कि हाँ, उस वक्त वो मन था, इस वक्त ये मन है, नहीं। अब हम लोग कहेंगे कि इस वक्त रजोगुण का प्रभाव है, इस वजह से मन जो है वो ऐसा करवा रहा है हम लोगों से। ठीक है, मन कर रहा है कि हाँ काम कर लो। तो वही चीज़ होती है। आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर मन एक समय में केवल एक इंद्रिय के साथ जुड़ता है, जैसे आँख से देखने और नाक से सूंघने में। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एक इंद्रिय के साथ जुड़ता है। अब आप के मन में ये सवाल होगा कि अगर एक इंद्रिय के साथ जुड़ता है तो जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में हम लोग जो सामने बोर्ड होता है उसको भी देख रहे हैं, हम लोग अपने पेन से राइटिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग उसको एक बार रिवाइज भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, साथ में लिख भी रहे हैं, साथ में सुन भी रहे हैं साथ में। तो ऐसे तो एक मन है तो एक मन कितने सारे और कितनी जल्दी जल्दी काम करता है। तो वही चीज़ है, इसमें अलग अलग मन नहीं होगा, मन एक ही होगा। वो ही सारी चीज़ें करवा रहा होगा, वही बोर्ड से आपको देख के आपको ज्ञान प्राप्त करवा रहा होगा, उसी की मदद से आप लिख पा रहे होंगे, उसी की मदद से सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, बट टाइम पीरियड इतना कम होता है इन सब चीज़ों के बीच में कि वो पता नहीं चलता, और ऐसा लगता है कि सब एक समय पे ही हो रहा है, जबकि एक समय पे चीज़ें नहीं होती। फिर गुणों के प्रभाव से मनुष्य का व्यवहार बदलता है, जिसमें मन एक होते हुए भी कई रूपों में प्रतीत होता है। तो सिंपल, जैसे फर्स्ट पॉइंट था उसी तरीके से ये भी पॉइंट है। फिर मन के लक्षण की बात करते हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इस चैप्टर में जितनी भी श्लोक्स हैं जो आपको दिख रही हैं स्लाइड्स में, ये सारे श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही श्लोक्स आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि सीधे सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं मन के बारे में। कभी कभी आत्मा पूछते हैं और कभी कभी मन पूछते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो आत्मा और मन
दोनों में से कोई एक लॉन्ग में आ जाता है सीधे सीधे। 2022 के पेपर में सीधे सीधे मन आ गया था, पूछ लिया था मन, मन के विषय, मन के लक्षण, मन के गुण और जितने भी मन के कर्म होते हैं सारी चीज़ें लिखो। तो उसमें श्लोक्स आपको लिखना अनिवार्य था, बिल्कुल कंपलसरी था। अगर श्लोक नहीं लिखते हैं तो फिर नहीं नंबर मिलेंगे। तो वही है। तो मन के लक्षण की बात करते हैं तो लक्षणम मनसो ज्ञानस्य अभावो भाव एव च। तो जो अभाव होता है और भाव होता है ये मन के दो लक्षण होते हैं। ठीक है, अभाव और भाव मन का लक्षण है, अर्थात ज्ञान का होना या ना होना। वैशेषिक दर्शन बोलते हैं कि आत्मा, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, इनके सन्निकर्ष में भी ज्ञान का भाव और अभाव होना मन का लक्षण है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत सिंपल सी लाइन है। ठीक है, बहुत सिंपल सी लाइन है। आत्मा, इंद्रिय, इंद्रिय के विषय के सन्निकर्ष, सन्निकर्ष मतलब मिलना। ठीक है, कोई चीज़ मिल रही है में भी ज्ञान का भाव और अभाव मन का लक्षण होता है। न्याय दर्शन बोलते हैं एक साथ अनेक विषयों का ज्ञान होना मन का लक्षण है। फिर उभयात्मक इंद्रिय से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मतलब क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों की तरह कार्य संपादित करता है या फिर दोनों की तरह काम करता है। सांख्य दर्शन में मन को उभयात्मक इंद्रिय माना गया है, अर्थात मन ज्ञान एवं कर्म दोनों प्रकार के कार्य संपादित करने वाली इंद्रिय है। ठीक है, उभयात्मक कम मनः, ज्ञानेंद्रिय एवं कर्म इंद्रिय दोनों का सहायक होने से मन को उभयेंद्रिय कहा गया है। ठीक है, सिंपल सी बात है, वही पॉइंट्स हैं, वही बार बार लिखे हुए हैं। फिर मन के गुण बोलते हैं कि अड़ुत्व अथ चैकत्वम द्वय गुणों मनसः स्मृतो। ठीक है, ये चरक शमिता का शारीर स्थान का श्लोक है। अड़ु होना और एक होना ये दो मन के गुण होते हैं। अड़ु मतलब छोटा और एक मतलब सिंपल सी बात है कि एक ही होता है। मन के विषय की बात करते हैं तो मन के विषय का श्लोक आता है चिंत्यम विचार मिहाम चा देहम संकल्पमेव च यत् किंचित मनसो ज्ञानम तत्सर्व हरात संगिकम। ठीक है, ये चरक का शारीरिक स्थान का श्लोक है। तो मन के विषय क्या क्या होते हैं? चिंत्यम विचार विहम देह संकल्प। ठीक है, अगर ये पूरा श्लोक नहीं याद करना तो सिंपल सी एक लाइन याद कर लीजिए, ये भी आपके लिए पूरा पूरा काम कर जाएगी। क्योंकि इसमें सारे जो पांचों विषय हैं मन के वो सारे आ रहे हैं। चिंतम विचार विहाम च देहम संकल्पमेव च। चिंतम चिंत्या मतलब नाना विषय की चिंता करना। ठीक है, कि यार मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, आगे एग्जाम्स होने वाले हैं, एग्जाम्स कैसे होंगे, तो वो जो चिंता होती है वो करना, विचार करना। ठीक है, सिंपल विचार का सोचना कि क्या कैसे होगी चीज़ें। ऊह्याम संभावना के आधार पर तर्क करना। तर्क करना मतलब जो डिबेट होती है, डिबेट को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊह्याम, तर्क वितर्क करना। ध्येय एकाग्र मन से जो ध्यान किया जाता है। संकल्पम मन में जो कर्तव्य कर्तव्य अकर्तव्य गुण दोष को ध्यान में रखते हुए कल्पना की जाती है। इसी प्रकार अन्य में जो कुछ मन द्वारा जानने योग्य, ग्रहण करने योग्य सुख दुख इच्छा द्वेष आदि हैं, वे सब अर्थ संज्ञक मन के विषय हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पांच विषय होते हैं चिंतम विचार ऊह्याम ध्येय संकल्प। संकल्प मतलब एम करना कि हमारा एम क्या है। हमारा एम है बीएमएस फर्स्ट ईयर की यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में दी बेस्ट करना। तो वो हम लोगों ने संकल्प कर लिया कि हाँ आज से हम लोग पढ़ाई करेंगे, तो आज से हम लोग पढ़ाई करने लगे। वो चीज़ भी मन के द्वारा होती है, ध्येय भी वही चीज़ होती है। ठीक है, एकाग्र मन से जो ध्यान किया जाता है वो ध्येय है। ठीक है, जिसे हम लोग फोकस भी बोलते हैं। फिर मन के कर्म की बात करते हैं तो मन के कर्म है इंद्रिय विग्रह कर्म मनसः स्वस्थ निग्रह ओह विचारस्य तथा परम बुद्धि प्रवर्तते। ये भी चरक का शारीर स्थान का श्लोक है। इंद्रिय विग्रह अपने अपने विषयों में इंद्रियों को प्रेरित करता है। ठीक है, निग्रह अनिष्ट विषयों में लगे हुए मन का निग्रह अर्थात स्वयं अपने को नियमित करना। तो अगर देखा जाए तो जो डिसिप्लिन वाला काम होता है यही करवाता है। ठीक है, अगर मन ना हो तो हम लोग कोई भी चीज़ डिसिप्लिन में नहीं करेंगे। अगर मन नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो जाएंगे। और कोई भी जैसे डिस्ट्रैक्शंस हैं तो डिस्ट्रैक्शन से निकलने में मन ही मदद करता है। ठीक है, तो ये मन के कर्म हैं कि मन ये चीज़ें करवाता है। ऊह ऊहा मतलब युक्ति पूर्वक विचार का स्थापित करना। तो वही है चीज़, डिबेट वाली चीज़। डिबेट कैसे होता है? अब
शास्त्रादि जो अर्थ होते हैं उससे युक्तिपूर्वक विचार करना, उसको स्थापित करना, वही सब बोलते हैं। फिर विचार की बात करते हैं, किसी विषय पर उसके ग्रहण अर्थात त्याग का विचार करना कि हाँ ये चीज़ हमें करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट है आदि मन के कर्म हैं। इस प्रकार किसी विषय पर विचार आदि के पश्चात बुद्धि ज्ञान उत्पन्न होती है कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर बात करते हैं शरीर में मन का क्या अधिष्ठान है, कि कहाँ पे मन स्थित होता है, कहाँ पे मन सिचुएटेड होता है। आयुर्वेद में मन का स्थान विषय में 3 प्रकार का निर्देश प्राप्त होता है। पहला हो गया हृदय, दूसरा होगा शिर और तीसरा हो गया सर्वशारीर। तो हृदय में एक श्लोक है जो सुश्रुत ने दिया है, हृदयम चेतनम स्थानम उक्त सुश्रुत देहिनाम, कि हृदय में चेतना का स्थान होता है। तो वही हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ हृदय में मन है। सिर की बात करते हैं तो सिर में इंद्रिय एवं इंद्रिय प्राणवाह स्रोतस उसी प्रकार स्थित है जिस प्रकार सूर्य में राशि में स्थित रहती है। तो प्राणवाह स्रोतस जिसको हम लोग मनोवाह स्रोतस भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया था कि मनोवाह स्रोतस में लिखिए रचना शरीर में। तो वहाँ पे प्राणवाह स्रोतस तो पढ़ के गए थे बच्चे की हाँ प्राणवाह स्रोतस इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन वहाँ प्राणवाह नहीं पूछा, वहाँ मनोवाह स्रोतस पूछ लिया। तो उसी में चीज़ें कंफ्यूज हो गई कि हाँ मनोवाह स्रोतस क्या होता है। ठीक है, तो फिर नहीं लिख पाया। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सर्व शरीरगत सत्व आदि अतीन्द्रिय भावों का संपूर्ण शरीर शरीर ही अयनभूत मार्गभूत और अधिष्ठान आशय रूप होता है। ठीक है, कि ये पूरे शरीर में रहता है मन। ठीक है, फिर व्याधि अधिष्ठान एवं मन, कि व्याधि का क्या अधिष्ठान होता है। तो व्याधि के 2 अधिष्ठान होते हैं, पहला हो गया शरीर और दूसरा हो गया मन। इसका श्लोक है चरक के पहले ही चैप्टर में है कि शरीरम सत्व संज्ञा चा वादिनम आश्रिता मता। ठीक है, तथा तथा सुखानाम युगस्तु सुखानाम कारणम समा, इस तरीके से श्लोक है। आप देख लीजिएगा चरक का सूत्र स्थान में पहले चैप्टर का है। तो वहाँ पे लिखा होगा क्या क्या है कि मानसिक व्याधियों का आश्रय एवं अधिष्ठान जो होता है वो मन होता है। तो जो शारीरिक व्याधियाँ होती हैं उसका अधिष्ठान शरीर होता है, और जो मानसिक व्याधियाँ होती हैं उसका अधिष्ठान मन होता है। अब जैसे दोष की हम लोगों ने बात करी थी पहले चैप्टर में, तो दोष 2 प्रकार के थे, एक शारीरिक दोष था, ठीक है, एक था मानसिक दोष। ठीक है, मानसिक दोष, तो शारीरिक दोष था वात पित्त कफ और मानसिक दोष था रज और तम, 2 प्रकार के थे, ये 3 प्रकार का था। तो ये दोष का बढ़ना या घटना ही तो व्याधियां उत्पन्न करता है। अब मानसिक जो दोष हैं रज और तम, ये बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे तभी तो व्याधियां उत्पन्न होंगी। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे व्याधियां मन में भी उत्पन्न होती हैं जिसको हम लोग मानसिक व्याधियां बोलते हैं, और शारीरिक भी होती हैं वात पित्त कफ के बढ़ने कम होने से, जिसको हम लोग शारीरिक व्याधियां बोलते हैं जो शरीर में रहती हैं। मानसिक व्याधियां मन में होती हैं। तात्पर्य है कि मन रोगों का भी स्थान है, रज एवं मानस दोष तम मानस दोष हैं। सत्व गुण के उदय से मन दोष रहित और मानस रोग से मुक्त हो जाता है। रोग रहित शरीर रहने में भी मन ही कारण है। ठीक है, फिर अगर मन की परीक्षण की बात करें कि मन का परीक्षण कैसे कर सकते हैं कि कोई इंसान किस तरीके के मन वाला है। ठीक है, तो 3 तरीके के होते हैं मन, या फिर 3 तरीके के सत्व होते हैं। प्रवर सत्व जिसको हम लोग सत्व सार बोलते हैं, मध्यम सत्व और हीन सत्व। प्रवर सत्व सिंपली वो लोग होते हैं जिनकी मनोबल बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जिनकी जो कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं मेंटली रूप में स्ट्रांग होते हैं, इमोशनली मैच्योर होते हैं, तो वो प्रवर सत्व वाले होते हैं। इसमें लिखा हुआ है उच्च सत्व वाले लोग जो सत्वसार कहे जाते हैं वे कठिन परिस्थितियों में और रोगों में भी बिना कष्ट के प्रतीत होते हैं। ठीक है, जैसे उनको बहुत ज़्यादा, जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे कुछ कैंसर वाले उनको देखा होगा रोगियों को, कुछ उससे फाइट करते हैं एकदम मेहनत से और कुछ पहले ही हार मान जाते हैं। तो जो फाइट करते हैं अच्छे से उसको उसके बैटल में कैंसर को हराते हैं, वो लोग प्रवर सत्व वाले लोग होते हैं। ये धैर्यवान होते हैं, स्मृतिवान होते हैं, शक्तिवान होते हैं, वो उत्साही होते हैं। ठीक है, मध्यम सत्व वो लोग होते हैं जो लोग दूसरे को देखकर धैर्य रखते हैं और खुद को प्रेरित करते हैं या अन्य लोगों का समर्थन से सांत्वना पाते हैं।
ठीक है, इनमें है धैर्यवान, स्मृतिवान ये भी हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू प्रवर सत्व ये कम होते हैं। या ये तो ये या तो ये खुद को प्रेरित करते हैं कि हाँ वो देखो, वो अगर वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा है तो मुझे भी अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, या वो अपने आप को डिसिप्लिन में रख रहा है तो मुझे भी अपने आप को डिसिप्लिन में रखना चाहिए। या फिर लोग उन्हें समर्थन देते हैं, तो उनको सांत्वना मिलती है और वो अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है, और ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं। फिर हीन सत्व वाले होते हैं, कुछ लोग देखा नहीं होगा कि बहुत डरपोक टाइप के होते हैं, छोटी सी चीज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। कम सत्व वाले व्यक्ति छोटे कष्ट भी सहन नहीं कर पाते, वे भय, क्रोध एवं अप्रिय स्थितियों से अधिक प्रभावित होते हैं, कई बार मूर्छा या घबराहट के शिकार होते हैं। ठीक है, मूर्छा मतलब अनकॉन्शियसनेस। मनोविकृति की पहचान, तो मन में विकृति है, मन में दिक्कत है, ये कैसे पहचानेंगे? तो मन अतीन्द्रिय होने के कारण उसकी विकृतियां पता अनुमान से चलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनुमान से पता चलेगा। मन के बल का ज्ञान प्रश्न परीक्षण से होता है, जिस व्यक्ति के विचारों, धैर्य, श्रद्धा, स्मृति, शील, गति, वय, भक्ति जैसे गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें देखी जाती हैं उस पेशेंट में। इन गुणों में बदलाव होता है, अगर जैसे भय हो गया, शोक हो गया, हिंसा हो गया, मोह हो गया, इनकी अधिकता हो गई तो मन में विकृति का संदेह देता है कि हाँ इसमें कोई दिक्कत है। फिर मन की शुद्धता का पता उसके विकार रहित एवं निर्मल होने से चलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी मन की विकृति को टेस्ट करने की, मन की विकृति को पहचानने की। तो इतनी चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो कि आपने देखा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि मन की व्युत्पत्ति देखी हम लोगों ने, जिसमें असून प्रत्यय लग रहा था। तो बोधन जो करवाता है वो मन होता है। फिर निरुक्ति भी हम लोग ने देखी थी, मन्यते ज्ञानते बोधते अनिनीति मना। तो जो ज्ञान कराने वाला साधन होता है उसको मन कहते हैं। फिर पर्यायवाची शब्द का चिंतु चेतो हृदयम स्वांत हृत मानसम मनः। ठीक है, फिर उसके बाद उपाधि भेद से मन के अनेकत्व को देखा कि एक ही होता है मन, लेकिन दिखता अलग अलग है। मन के लक्षण भी हम लोगों ने देखे, अभाव और भाव, ये दो मन के लक्षण थे। उभयात्मक इंद्रिय देखा कि हाँ ये ज्ञान इंद्रिय एवं कर्म इंद्रिय दोनों की तरह कार्य करता है। मन के गुण देखा, जिसमें अणु और एक होना, ये दो मन के गुण हैं। ठीक है, बहुत माइन्यूट होता है और एक ही होता है। मन के विषय भी हम लोगों ने देखा, चिंतन, विचार, मीमांसा, ध्येय, संकल्प में। ठीक है, चिंतन करना, विचार करना, तर्क वितर्क करना, ध्येय करना और संकल्प करना किसी चीज़ का। मन के कर्म देखे, इंद्रिय विग्रह मतलब अपने अपने इंद्रियों को अपने अपने विषयों में प्रेरित करना, और निग्रह मतलब डिस्ट्रैक्शन से दूर करना, डिसिप्लिन में लाना। वह मतलब विचार स्थापित करना जो युक्तिपूर्वक होता है, जिसको हम लोग अभी देखा था, वह को हम लोग कहते हैं डिबेट या तर्क वितर्क करना। विचार करना, ठीक है, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए हम लोग को, क्या नहीं करना चाहिए। शरीर में मन का अधिष्ठान हम लोगों ने 3 देखा था, हृदय, सर्व शारीर और शरीर सिर। ठीक है, व्याधि का अधिष्ठान देखा था हम लोगों ने, 2 थे, शरीर और मन। मानसिक व्याधियां जिसमें रज और तम होती हैं, उनके मानसिक दोष जो रज और तम होते हैं उनके बढ़ने कम होने से मानसिक व्याधियां उत्पन्न होती हैं, जिसका अधिष्ठान होता है मन। फिर मन की परीक्षण देखा था कि 3 तरीके के मन होते हैं। प्रवर सत्व जो कि अच्छे धैर्यवान होते हैं, शक्तिवान होते हैं, उत्साहित होते हैं। मध्यम सत्व वाले देखे तो जो मीडियम होते हैं। हीन सत्व जो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, डरपोक लोग होते हैं। मनोविकृति की पहचान भी हम लोगों ने देखी, किस तरीके से कि मन में विकृति उसकी पहचान करते हैं कि अगर गुणों में बदलाव आ जाता है, भय, शोक, हिंसा, मोह आदि अधिक हो जाता है तो विकृति का संदेह देता है। तो ये मन की चीज़ें थी, हम लोगों ने पढ़ लिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में लिख दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 7 ऑफ पदार्थ विज्ञान। तो ऐसे ही पदार्थ विज्ञान सीरीज़ को अपना सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।